नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर से शिवी एजुकेशन हब में। जैसे कि आप सबको ये पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान के ज्योग्राफी के बारे में, जो राजस्थान के नवीनतम 41 जिलों के अनुसार रहने वाली है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं आरबीएसई बोर्ड की जो किताबें हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनको हम आधार मानते हुए हमारी क्लासेज को हमने शुरू किया है। अब तक हमारी पहली कक्षा हो चुकी है, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान का सामान्य परिचय देखा। राजस्थान का सामान्य परिचय के अंतर्गत भी आपको पता होंगे 3 टॉपिक्स आते हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय के अंतर्गत एक तो राजस्थान को किन किन नामों से पुकारा गया है, यानी कि राजस्थान का भौगोलिक परिचय। नंबर 2 पे आता है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और आता है राजस्थान के जिले एवं संभाग। जब मैं इन तीनों टॉपिकों को आप लोगों के सामने क्लियर कर दूंगी तो हम मानेंगे कि हमारा एक विस्तृत टॉपिक यानी राजस्थान का सामान्य परिचय कंप्लीट हुआ है। तो हमने कल राजस्थान को किन किन नामों से पुकारा गया, वेदव्यास जी ने क्या कहा, वाल्मीकि जी ने क्या कहा, है ना, और अंग्रेजों ने इसको क्या कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में इनको क्या कहा, राजस्थान को किन किन नामों से पुकारा गया, इन सारी ही बातों की चर्चा हमने कल की कक्षा में करी। आज की कक्षा का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान के प्रतीक, संभागीय व्यवस्था एवं साथ साथ में उसका परिचय। यानी कि आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो 3 टॉपिकों को मिलाकर बनता है। राजस्थान के प्रतीक, संभागीय व्यवस्था और राजस्थान का भौतिक या भौगोलिक परिचय। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का भौगोलिक परिचय, यानी कि हमारे राजस्थान में पहले जैसे जोधपुर था, जयपुर था, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, आज हम जिन नामों से इन राज्यों को जानते हैं वही राज्य जब वैदिक काल में या महाभारतीय काल में उस समय इनको क्या कहा जाता था, है ना। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व इन जिलों को क्या कहा जाता था, ये जिले किन नामों से पुकारा जाते थे, ये सवाल कभी ना कभी आप लोगों को किन्हीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। इसलिए इनकी चर्चा बिना करे हम आगे बढ़े ऐसा संभव नहीं है। तो आज की कक्षा को शुरू करती हूं मैं। सबसे पहले देखिएगा राजस्थान का भौगोलिक परिचय, यानी कि ज्योग्राफिकल जो इसका इंट्रोडक्शन है वो हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी चीज पढ़ने से पहले हम राजस्थान का, हमारे पास आवश्यक है राजस्थान का नामकरण करें, तो हम शुरुआत करें हम राजस्थान के मैप से। ये हमारा राजस्थान का नया मैप है जो एक भौतिक संकेत के रूप में आपको आई थिंक दिख रहा होगा। बाकी आप चाहो तो इसको अपन विस्तृत करके भी समझा सकते हैं। देखो, राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं। आप सबको भली भांति से पता है कि राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं, ठीक है। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर ही ऊपर उत्तर दिशा में आपका गंगानगर जिला पड़ता है। एक बार मैं सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट को, जिलों को नाम से बुला लेती हूं, उसके बाद में हम देखते हैं कि इन जिलों को पहले किन नामों से जाना जाता था। देखिएगा, गंगानगर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, फिर है हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, ये देखिएगा गंगानगर और हनुमानगढ़। सबसे ऊपर ही ऊपर है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के नीचे है हमारा बीकानेर। बीकानेर जिसकी स्थापना राव बीका ने करी थी। उसके बाद में है हनुमानगढ़, फिर है हमारा जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। ये देखिए, आपको कैसे याद करना है इसकी भी एक ट्रिक है। सबसे ऊपर ऊपर हमारे श्री से किसी काम की शुरुआत होती है ना, हम कहते हैं श्री आरंभ हुआ है, यानी तो सबसे ऊपर ही ऊपर जो आएगा वो है हमारा श्री गंगानगर जिला। तो ऊपर सबसे पहले है हमारा श्री गंगानगर जिला, गंगा जी के जस्ट नीचे है हनुमान जी, हनुमानगढ़। फिर है हमारा बीकानेर, यानी राव बीका के द्वारा स्थापित किया गया बीकानेर। फिर है जैसलमेर, जहां धोरे ही धोरे हैं। तो बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, ये हमारा पूरा का पूरा रेगिस्तान मरुस्थल वाला एरिया है, आप सबको पता है। फिर बाड़मेर के बाद में आता है जालोर, फिर इधर सिरोही, उदयपुर। उदयपुर के बाद में एक नया जिला आपको पता है यहाँ बना है हमारा फलोदी। आपको पता होगा एक नया जिला आपके सामने बना है, वो है नया जिला फलोदी, ठीक है।
एक ऐसे हाइलाइटर पेन का यूज कर लेते हैं अपन, जिससे कि आप लोगों को क्या देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, देखिएगा, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद में है आप लोगों के सामने, श्री गंगानगर के बाद में है आप लोगों के सामने हनुमानगढ़। ठीक है, श्री गंगानगर के बाद में है आप लोगों के सामने हनुमानगढ़। श्री की किसी भी चीज की शुरुआत होती है श्री से, श्री गंगानगर, फिर हनुमान जी आते हैं, हनुमानगढ़, फिर है हमारा राव, जो राव बिका के द्वारा स्थापित बीकानेर। इधर आ जाता है जैसलमेर, जिसको भी हम मरुस्थल मानते हैं, है ना, जैसलमेर। फलोदी है, जो आपका नया डिस्ट्रिक्ट बना है अभी, वो फलोदी है। फिर जोधपुर, ये नया जिला, जोधपुर से बाड़मेर से अलग होकर एक नया जिला बना बालोतरा, जालोर, सिरोही, उदयपुर। फिर अपना मेवाड़ शुरू हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण गौरव की भूमि जिसे कहते हैं ना, वो है हमारा मेवाड़। उदयपुर, राजसमंद एक नया जिला बना है, ये सलूम्बर, बालोतरा नया बना है, सलूम्बर नया बना है। उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये सारे के सारे जिले आपस में मिलकर बनाते हैं मेवाड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजमेर और ब्यावर, राजस्थान के सेंटर में सबसे महत्वपूर्ण जिला, सबसे मेन जिला, जो कि पहले के समय में इसको राजधानी मानते थे, बीचों बीच है हमारा अजमेर। अजमेर से अलग होकर जिला नया बना है हमारा ब्यावर। नागौर के इधर जाते हैं आगे, तो नया जिला बना है डीडवाना और कुचामन। तो नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू। चूरू, सीकर और झुंझुनू आप सबको पता है शेखावटी क्षेत्र कहलाते हैं, तो यह है हमारा शेखावटी क्षेत्र। इसके बाद में इधर चलते हैं जयपुर, जो कि राजधानी है हमारी। अजमेर, जयपुर, फिर इधर आपको दिख रहा होगा धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, दौसा, अलवर, खैरतल, तिजारा। ठीक है, और ये सारे के जो दो जिले हैं, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड, ये दोनों के दोनों जिले नए बने हैं। फिर इधर आ जाता है हमारा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यानी कि हमारा हाड़ौती प्रदेश। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ हाड़ौती प्रदेश है। फिर इधर टोंक, जिसे मालवा कहते हैं, टोंक, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, जो कि हमारा मेव जाति का क्षेत्र था, यानी कि मेवात कहलाता है। ये हमारा आ गया इधर मेवात क्षेत्र। अब देखिएगा, ये मैंने आपको जो जिले बताए हैं, ये है हमारे 41 जिलों के अनुसार हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। अब हम ये देखेंगे कि पहले के टाइम में कौन कौन से जिलों को किन किन नामों से पुकारा जाता था। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि जैसे कि हमारा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जो मेव जाति का क्षेत्र था, इसको हमने मेवात कहा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये जो हमारा मेवाड़ था, उसको हमने मेवाड़ कहा। इसके बाद में ये जो क्षेत्र था, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, ये जो क्षेत्र था वो हमारा रेगिस्तान से युक्त था, इसलिए हमने इन क्षेत्रों को क्या कहा, मारवाड़ कहा। ऊपर का गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र था, उसको हमने योध्याई क्षेत्र कहा। क्यों, आगे पढ़ेंगे हम। बीकानेर जो है हमारा, राव बिका ने स्थापित किया था, तो बीकानेर को हमने एक अलग से स्पेशल नाम दिया है, वो हम डिस्कस करेंगे। शेखावटी क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू और सीकर को हमने शेखावटी क्षेत्र कहा। नागौर, डीडवाना, कुचामन है, उसको भी किसी एक स्पेशल नाम से, जो कि आपको पता है कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो किन किन क्षेत्रों को किन किन नामों से पुकारा गया, ये हम आज की कक्षा में डिस्कस करेंगे। चलिएगा, डिस्कस करते हैं सबसे पहली स्लाइड से राजस्थान का भौगोलिक परिचय। ठीक है भाई, राजस्थान का भौगोलिक परिचय में नंबर 1 पर है कि जिस प्रदेश को आजकल राजस्थान कहा जाता है, वह स्वतंत्रता के बाद में या एकीकरण से पूर्व न तो कोई राजनीतिक इकाई था और न ही कोई भौगोलिक इकाई। यानी कि राजस्थान, जिसको आज हम राजस्थान कह रहे हैं, वो एकीकरण से पूर्व कुछ भी नहीं था। ना तो यहाँ कोई राजनीतिक इकाई थी, ना ही यहाँ कोई भौगोलिक इकाई थी, यानी कि राजस्थान एकीकरण के बाद में ही बना। इस प्रदेश में अलग अलग, इस प्रदेश में
इस प्रदेश में अलग अलग समय में अलग अलग राज्य थे जिनके अलग अलग समय में अलग अलग नाम थे। मैंने यही समझाया कि राजस्थान के पहले बहुत अलग अलग नाम थे। तो महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतर कहा। कल की कक्षा में हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे पुराना जो हमारा वेद था ऋग्वेद, उसमें हमारे राजस्थान को क्या कहा गया? ब्रह्मव्रत कहा गया। वहीं महर्षि वाल्मीकि जी ने हमारे राजस्थान को मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। महाभारत काल में इस भूभाग के विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। वर्तमान बीकानेर क्षेत्र को कुरु जांगला तथा जोधपुर क्षेत्र को माद्रे जांगला कहा जाता था। देखिएगा, अब समझने की बारी यहां से आती है कि आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि मैंने कल आपको समझाया कि महर्षि वाल्मीकि जी ने हमारे राजस्थान को मरुकांतर शब्द से उच्चारित किया। वहीं हमारे जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसमें हमारे राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया। अब एक शब्द यहाँ आपको दिखाने को मिल रहा है कि जांगला, है ना। वर्तमान जो हमारा बीकानेर है, वर्तमान बीकानेर को पहले महाभारत के काल में या वैदिक काल में क्या कुरु जांगला नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल उठता है कि ये जांगला क्या है। देखिएगा, जांगला जो शब्द है वो जंगल से मिलकर बनता है। जंगल का मतलब वो है कि जहां कुछ भी नहीं हो, है ना, जहां कुछ भी देखने को दूर दूर तक ना मिले, उसे हम जंगल कहते हैं। तो जो हमारा बीकानेर का क्षेत्र है और कुछ नागौर का क्षेत्र, मान लो उत्तर नागौर का क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को आप जांगला प्रदेश कह सकते हैं। क्योंकि जब राव बीकाज बीकानेर में आए थे तो उन्होंने देखा कि बीकानेर में तो दूर दूर तक कोई वनस्पति नहीं है, कोई पानी, नदी, बावड़ियां कुछ भी नहीं है, सिर्फ दूर दूर तक वनस्पति और जंगल दिखाई दे रहे हैं। तो करणी माता का बहुत भला हो कि करणी माता ने वरदान दिया राव बीका को कि जा बीका, तेरा जो बीकाना है वो जोधाने से भी ज्यादा डेवलप होगा, तेरा जो बीकाना है वो जोधपुर से भी ज्यादा विकसित और फेमस और प्रसिद्ध होगा। आज हम देखते हैं बीकानेर के रसगुल्ले फेमस है, नमकीन फेमस है, बीकानेर का किला फेमस है ना, बहुत सारी चीजें बीकानेर के लिए जानी जाती है। तो ये जो राव बीकाओं को आशीर्वाद दिया था माँ करणी ने कि तेरा बीकाना जोधपुर से जोधाने से भी ज्यादा विकसित होगा, तो भली हो उस करणी माँ का, तो उन्होंने जांगला प्रदेश को क्या बना दिया? हरा भरा बीकानेर बना दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जांगला प्रदेश का मतलब होता है जहां दूर दूर तक जंगल हो। ठीक है। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बीकानेर को, वर्तमान बीकानेर क्षेत्र को प्राचीन समय में कुरु जांगला नाम से जाना जाता था और जोधपुर क्षेत्र को माद्रे जांगला नाम से जाना जाता था। जांगला मतलब दूर दूर तक जंगल दिखाई देते थे, इसलिए इस नाम। अब कुरु क्या चीज है और माद्रे क्या चीज है? देखिएगा, हमारा भारत जो था, यहाँ आपको एक चीज समझनी है, क्योंकि आगे आपके सामने जनपद आएंगे, आप मेरे को वहां पूछेंगे मैम जनपद का क्या मतलब है, क्योंकि हम आगे बहुत सारी चीजें, कुछ नए नए नाम पढ़ेंगे। तो जो आगे चीजें आने वाली है उसको हम यहीं से डिस्कस करके चलते हैं। जांगला का मतलब आपको समझ में आया। अब देखिएगा, हमारे भारत में 16 जनपद हुआ करते थे। हमारे भारत में 16 जनपद कह लो। आज के समय में जो जिले कहलाते हैं वो पहले के समय में जांगला कहलाते थे। ठीक है। या बड़े बड़े जिलों जो, या छोटे जिलों को तो हमने क्या कह दिया कि ये हमारे जनपद है। यानी कि जो बड़े बड़े 16 भारत में महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से एक जनपद जो था वो राजस्थान में था, जिसका नाम है मत्स्य जनपद। वहीं कुरु कुछ एक ऐसा क्षेत्र है, कुरु हो गया, है ना, शिवी हो गया, माद्रे हो गया, और भी हम आगे पढ़ेंगे, ये सारे के सारे क्षेत्र भी राजस्थान के अंतर्गत ही आते थे। तो मत्स्य जो जनपद था, जो कि राजस्थान का एकमात्र जनपद था 16 जनपदों में से, उस मत्स्य जनपद के आसपास जो क्षेत्र था कुछ कुरु नाम से था, माद्रे नाम से था, और भी आगे हम बहुत पढ़ेंगे अवनी नाम से था, है ना। तो ये जनपद कहलाते थे। शॉर्ट में आपको समझाऊं बेसिक भाषा में, तो जनपद का मतलब बड़े जिले। हमारे पूरे भारत को 16 बड़े जिलों में डिवाइड किया गया था, है ना। जैसे कि आप सबको पता है महाभारत में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि गांधार नरेश। तो गांधार एक क्षेत्र हुआ करता था, उसके नाम पर गांधारी का नाम पड़ा, है ना।
तो क्षेत्रों के नाम के आधार पर रानियों के नाम हुआ करते थे। तो जनपद थे 16, उनमें से एक हमारा मत्स्य जनपद जो कि राजस्थान में आता है। तो कुरु भी एक जनपद है, एक जिला है। जिले को पहले के नामों में जनपद कह दिया करते थे हम। आगे है कि अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, भाई ये इन क्षेत्रों को हम किन नामों से पुकारा करते थे पहले। तो प्राचीन अलवर राज्य का उत्तरी भाग, मतलब जो हमारा अलवर था, जिसको मैंने अभी आपको समझाया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये क्षेत्र मेव जाति का क्षेत्र था, इसलिए हमने इसे मेवात कहा था। तो प्राचीन अलवर राज्य का उत्तरी भाग जो है, इसका उत्तर का जो भाग है वो कुरु देश में था, दक्षिण और पश्चिमी भाग मत्स्य देश में था, और पूर्वी भाग सूरसेन देश में था। ये सूरसेन, कुरु और मत्स्य तीनों ही जनपद के अंतर्गत आते थे, जो कि राजस्थान में आते थे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि कुरु नाम क्या है, मत्स्य नाम क्या है और सूरसेन नाम क्या है। ये तीनों के तीनों जनपद हुआ करते थे। तो हमारा जो अलवर डिस्ट्रिक्ट था, आज का वर्तमान का अलवर जो था, उसका उत्तर का भूभाग था वो कुरु देश में आता था। अब आप सोचोगे अलवर को ही यहाँ क्यों रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि अलवर एक ऐसा स्टेट है अभी के तारीख में कि अलवर का उत्तर का भाग कुरु में था, उसका दक्षिण का और पश्चिम का भाग था वो मत्स्य देश में आता था, और उसका पूर्वी भाग था वो सूरसेन देश में आता था। तो ये जिला अपने आप में स्पेशल इसलिए हो जाता है कि इसके 3 दिशाओं में, इनके 3 जनपदों के अंतर्गत इसका नाम आपको देखने को मिलेगा, भरतपुर, धौलपुर और करौली, जिसको हमने अभी मेवात कहा। वर्तमान का जो मेवात क्षेत्र था वो सूरसेन देश में आता था। सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा थी, और मत्स्य की विराट और कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाऊं कि मत्स्य जनपद जो था वो हमारे राजस्थान का एकमात्र जनपद था, जिसकी राजधानी थी विराट नगर, जहां राजा विराट रहता था। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराट नगर था, जो राजा विराट के नाम पर पड़ा था। आपको पता है इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, है ना। तो इंद्रप्रस्थ का वर्तमान में नाम क्या है, दिल्ली। जो दिल्ली है वो पहले के टाइम में इंद्रप्रस्थ कहलाता था। सूरसेन जो देश था, आप देख लीजिए, सूरसेन में आपको ये तो पता है कि हमारा जो भरतपुर, अलवर और धौलपुर का जो क्षेत्र है, जिसे चंबल का क्षेत्र हम कहते हैं, है ना। हम कहते हैं भाई इन लोगों से तो तुम सावधान रहना, ये चंबल के लोग हैं, है ना। तो आप इसके नाम में ही देख लीजिए, आपको याद करने का तरीका मिल जाएगा कि भरतपुर, धौलपुर और करौली, जो आज का मेवात है, जिसे हम चंबल का क्षेत्र कहते हैं, बिहड़ का क्षेत्र कहते हैं, वो सूरसेन देश में आता था। सूरसेनी थे ये लोग तो। और सूरसेन राज्य की उस टाइम राजधानी जो थी वो थी मथुरा, यानी कि जहां श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो आपको पता ही है कि ना मथुरा भूमि जो है वो हमारे भरतपुर, धौलपुर और करौली में आता है ना। आप गोवर्धन जाते हो तो आपको पता है कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ है उधर, और भरतपुर, धौलपुर, करौली वालों क्षेत्रों के लिए इष्ट देव है श्री कृष्ण जी। तो राजधानी जो थी हमारे सूरसेन देश की वो थी मथुरा। मत्स्य की थी विराट नगर। मत्स्य जो जनपद था, जो हमारे राजस्थान का सबसे पहला और बड़ा जनपद था, जो विराट नगर के नाम से जाना जाता था, राजा बेराट जहां रहते थे, उसकी राजधानी थी विराट। और जो कुरुक्षेत्र था, जो कि अलवर का उत्तरी भाग था, कुरुक्षेत्र की जो राजधानी वो थी इंद्रप्रस्थ, यानी कि दिल्ली। इंद्रप्रस्थ का अभी वर्तमान में जो नाम है वो है दिल्ली। ठीक है, सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा हो गई, मत्स्य की विराट हो गई, और कुरु की हो गई आप लोगों के सामने इंद्रप्रस्थ। पहले हम सारी की सारी थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद में जो मैप आएगा उसके अंदर हम मैप को फिल करेंगे कि हमने आज की कक्षा में किन किन क्षेत्रों को जाना, किन किन क्षेत्रों के नामों को पढ़ा। फिर हम उनको मैप में फिल कर देंगे, और आप लोगों को घर पे जाकर ऐसे 2 मैप और भर लेने हैं, जिससे कि आपको ये सारी की सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। देखिए हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने अब तक ये पढ़ा कि भाई आजकल के जो जिले हैं उनको हम पहले जनपद कहते थे। मत्स्य जनपद जो था वो हमारे राजस्थान का जनपद था। जो 16 जनपद थे भारत के, उनमें से एक राजस्थान में था, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर हमने ये देखा
कुछ हमारा अलवर जिला है उसका जो उत्तरी भाग है, जिसको हमने कुरुक्षेत्र के नाम से, कुरुदेश के नाम से जाना। कुरुदेश जो था उसकी राजधानी की अगर मैं बात करूं पहले के समय में, तो कुरु की जो हमारी राजधानी थी वो थी आप लोगों के इंद्रप्रस्थ। फिर मैंने कहा सूरसेन नामक कुछ राज्य, जो कि हमारे आज के चंबल के जो जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाले बंदे आपको पता है कैसे होते हैं, तो ये जो है वो होते हैं सूरसेन। इनको पहले सूरसेन नाम से जाना जाता था, सूरसेन देश में ही आते थे। और सूरसेन देश की राजधानी जो थी वो थी मथुरा, जहां हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ। इंद्रप्रस्थ आपको पता होगा, इंद्रप्रस्थ जो था आज की दिल्ली का नाम है इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी थी वो थी विराट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने है हमारा उदयपुर। उदयपुर जो जिला है आज का, जिसे हम हमारा क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं, जहां सुंदरता बहुत है। एक बार अगर उदयपुर जिले में आप रह लो तो आपको कहीं और रहने का मन नहीं करेगा। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है हमारी न्यूज वाले, ठीक है, कि उदयपुर जिला सबसे सुंदर जिला है। तो उदयपुर राज्य का पुराना नाम था शिवी। उदयपुर जिला जो था वो शिवी जनपद के अंतर्गत आता था। तो उदयपुर राज्य का पुराना नाम शिवी था। इसे बाद में मेदपाट या प्रगवाट भी कहा जाने लगा। आपको पूछा जा सकता है कि मेदपाट और प्रगवाट नाम से जाने जाने वाला वर्तमान जिला कौन सा है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चारों के चारों जिले मेवात के देकर आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। उदयपुर जिले को ही आप लोगों को क्या कहते हैं? उदयपुर जिले को ही शिवी कहा जाता था। यहाँ के शासक निरंतर मलेच्छों से संघर्ष करते रहे, अतः इसे मेदपाट अर्थात मलेच्छों को मारने वाला कहा जाने लगा। मेदपाट बिगड़कर फिर मेवाड़ हो गया। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो हमारा जिले हैं जिनको हम वर्तमान में मेवाड़ नाम से जानते हैं, इनका प्राचीन नाम जो था वो था मेदपाट। क्या नाम था? मेदपाट। ठीक है, तो हमारा जो उदयपुर जिला था, जो कि शिवी नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में हम इसे उदयपुर कहते हैं, मेवाड़ कहते हैं। पर ये मेवाड़ नाम आया कहां से? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मेवाड़ नाम आया मेदपाट से। आपको पूछा जा सकता है कि उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो मेदपाट या प्रगवाट था, है ना। अलवर का क्या था? कुरुक्षेत्र था, है ना। उसके बाद में आपको उदयपुर का क्या था? शिवी नाम था। और सूरसेन किसको कहते थे? भरतपुर, धौलपुर और करौली के क्षेत्र को सूरसेन कहते थे। उसके बाद में मत्स्य की राजधानी कौन सी थी? तो विराट थी। इस टॉपिक को आपको जितना मैं बोलते जाऊंगी आपको उतने उस समय में याद कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। मेवाड़ के भेंसरोड़गढ़, मतलब मेवाड़ के अंतर्गत भेंसरोड़गढ़ एक क्षेत्र है, वहां से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र ऊपर माल कहलाता था। ये देखो मैं बताऊं आपको क्या है कि 6th, 7th, 8th और 9th इन कक्षाओं में जो भी आपका ये राजस्थान का परिचय का टॉपिक है, अगर आप खुद लोग जब पढ़ने बैठोगे आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन सा पढ़ूं, कितना पढ़ूं और किसको छोड़ूं। आपको हर चीज को ब्रीफ में इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ये जो कक्षा है वो इसीलिए ली जा रही है कि आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मेवाड़ हम पूरा कवर करके चलेंगे, एक एक चीज आप लोगों के सामने क्लियर होगी। और ये जो टॉपिक्स है, ये जो चीजें हैं वो है महत्वपूर्ण, है ना। महत्वपूर्ण सेंस इन है कि भाई आप लोगों को नहीं पता होगा कि आपको आरबीएससी की बुक्स में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये जो टॉपिक आप लोगों के सामने है वो आपको पढ़ने हैं, है ना। और यहां से आप ये मान लीजिए कि इसके बाद में कुछ भी नहीं बचता है। इसके बाद में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता है। तो हम चलते हैं कि मेवाड़ के भेंसरोड़गढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र था वो ऊपर माल कहलाता था। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि ऊपर माल का क्षेत्र कौन सा होता है। आप सबको ये तो पता होता है कि मेवाड़ के अंतर्गत कहीं ना कहीं कोई क्षेत्र है जो ऊपर माल कहलाता है, लेकिन मेवाड़ के
मेवाड़ के भेंसरोडगढ़ से लेकर आपका बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो आपका कहलाता है उपरमाल। आगे आप उपरमाल का पठार भी पढ़ोगे तो गोगुंदा, धरियावद, ईसवाल, राजसमंद एवं कुंभलगढ़ का क्षेत्र भोराट का पठार या भोराट कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। आप आगे भोराट का पठार पढ़ोगे, गोगुंदा की पहाड़ियां पढ़ोगे तो वहां आपको ये नाम अगर अभी से याद रहेंगे, आप ये प्राचीन नाम अभी से याद करोगे तो आपको आगे बहुत ज्यादा इजी रहेगा। आपको ये पता रहेगा कि राजस्थान के मैप में इस क्षेत्र को इस नाम से पुकारा जाता है। फिर से सुननेगा एक बात, मेवाड़ जो क्षेत्र था जिसे शिवी कहा जाता था, उदयपुर को शिवी कहते थे हम, मेवाड़ में एक क्षेत्र आता था भेंसरोडगढ़, है ना। भेंसरोडगढ़ जो क्षेत्र था जो हमारा प्रतापगढ़ में आता था, वो भेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र था वो हमारा ऊपर का माल यानी ऊपर माल कहलाता था। फिर गोगुंदा जो क्षेत्र था, गोगुंदा और कुंभलगढ़ का जो क्षेत्र था वो हमारा भोराट का पठार कहलाता था या भोराट का क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, याद करने का तरीका रखना है। भेंसरोडगढ़ से बिजोलिया का क्षेत्र उपरमाल कहलाता था। गोगुंदा जो है जो उदयपुर में पड़ता है, राजसमंद जो हमारे मेवाड़ का क्षेत्र है, गोगुंदा, राजसमंद और कुंभलगढ़, इन तीनों को मिलाकर भोराट का पठार कहलाता था। ये तो आप सबको पता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो व्याघ्रवाट, ये व्याघ्रवाट शब्द आया कहां से? आज का जो वागड़ नाम है जिसे हम वागड़ कहते हैं, वागड़ प्रदेश कहते हैं, वागड़ प्रदेश मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र जो वर्तमान में वागड़ के नाम से जाना जाता है, उससे पहले हम व्याघ्रवाट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिलों का अगम्य पर्वतीय प्रदेश भोमट कहलाता था। देखिएगा इस कक्षा की एक एक पॉइंट को हम यही याद करते हुए चलेंगे। ये भोराट, ये भोमट, ये वागड़, बागड़ आपके सब मिक्स होने वाले हैं, इसलिए हम इन चीजों को 10 बार रिपीट करते जाएंगे ताकि आपको ये कक्षा में ही याद हो जाए। देखिएगा सबसे पहले इन 5 पॉइंटों को हम पढ़ते हैं। चलिएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा हमने कहा वागड़, जिसको पहले के नाम में जाना जाता था व्याघ्रवाट। डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर, सिरोही जहां माउंट आबू, देखो डूंगरपुर के साथ बांसवाड़ा मिला तो वागड़ हो गया, डूंगरपुर के साथ सिरोही और उदयपुर का क्षेत्र भी मिल गया तो वो हमारा भोमट हो गया। फिर गोगुंदा, राजसमंद और कुंभलगढ़ मिला तो भोराट का पठार हो गया। भेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र हमने उपरमाल कहा। अब है कि झालावाड़, छबड़ा, पीड़ावा, सिरोंज के हिस्से मालव प्रदेश के अंतर्गत आते थे। मैं आपको एक चीज समझा दूं मालव प्रदेश से रिलेटेड। देखिएगा जब हमारे मारवाड़ के जो लोग होते थे, मारवाड़ के लोग पहले करने जाते थे व्यापार, तो व्यापार करने जब वो जाते थे तो वो कहते थे कि हम व्यापार करने जा रहे हैं बहुत दूर, 7 समंदर दूर हम कोई व्यापार करने जा रहे हैं, अपनी पत्नी से कहते थे। तो आपको क्या लगता है कि 7 समुंदर दूर ही जाते थे? वो नहीं, वो क्या करते थे कि मारवाड़ से चीजों को, व्यापार करने वाला बिजनेसमैन जो थे वो मारवाड़ से मालवा जाते थे। मारवाड़ से मालवा कितनी दूर है वही बात आपको समझनी है। आप आगे जाकर पढ़ोगे कि शेरशाह सूरी ने मालवा से युद्ध किया, तो मालवा प्रदेश किसे कहते हैं, मालवा के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो मालवा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो अपने राजस्थान का क्षेत्र आता है वो है झालावाड़ और प्रतापगढ़, है ना। ये जो क्षेत्र है छबड़ा, पीड़ावा, सिरोंज, ये इतने इंपॉर्टेंट आपको नहीं याद रखने हैं। आपको याद रखना है राजस्थान का जो झालावाड़ है और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो मालवा के अंतर्गत आता है। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र है जैसे कि नीमच हो गया, है ना, मध्य प्रदेश का नीमच जो है, और जो भी महत्वपूर्ण जो भी मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं वो भी हमारे मालवा में आते हैं। तो राजस्थान से मध्य प्रदेश कितनी दूरी पे है? उतना ही 7 समुद्र पार करके मारवाड़ के लोगों को व्यापार करने के लिए मालवा जाना पड़ता था। तो वो क्यों कहते थे 7 समुद्र पार? वो इसलिए कहते थे कि मान लीजिए ये मेवाड़ का बिजनेसमैन है, ये मालवा आ रहा है, ये मालवा आ रहा है, ये कोई व्यक्ति है जो मारवाड़ में है, ये हमारा मालव प्रदेश है यानी कि मालवा है। वो कहते हैं
जब मारवाड़ से मालवा आते थे तो बीच में 7 नदियां आती थी, है ना। तो मारवाड़ वालों ने नदियां देखी नहीं होती थी, तो उनको लगता था ये नदियां नहीं है, ये नदियां अपने आप में समुद्र है। तो वो कहते थे 7 समंदर पार करके हम बिजनेस करने मालवा जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, वो मालवा ही जाते थे, जो कि हमारा एमपी का कुछ क्षेत्र है। एमपी के में नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, ये सारे के सारे जिले थे, वो मालवा में आते थे। तो राजस्थान का जो हमारा झालावाड़ था और राजस्थान का जो हमारा प्रतापगढ़ क्षेत्र था, ये भी मालवा के अंतर्गत आते थे। तो अब आपको रही बात याद करने वाली, ये तो चीजें आपको यहाँ लिखी हुई मिल जाएगी। मेन काम है हमारा याद करना। तो हम याद कैसे करें? एग्जाम में तो भोराट का पठार और भोमट का पठार एक ही हो जाना है, फिर आपके वागड़ है और बागड़ है, ये भी एक हो जाने हैं। तो हम डिफरेंस कैसे समझेंगे कि इन चीजों में क्या डिफरेंस है? तो इसको हम लर्न करेंगे। देखो, कोई भी चीज आपने समझ ली, एक एक पॉइंट आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया कि भाई किस क्षेत्र को क्या कहते हैं, किस क्षेत्र को क्या कहते हैं। समझने के बाद होता है लर्न। तो लर्न हम बाहर जाकर करें या कक्षा में ही कर लें तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। कक्षा में याद करने का तरीका यह है, हर चीज को बार बार रिपीट करते हैं। देखिए, मेरे साथ आप लोगों को रिपीट करना है। सबसे पहले क्लियर करते हैं, मेवाड़ जो था, मेवाड़ के अंतर्गत आने वाला उदयपुर जिला शिवी नाम से जाना जाता था। आप लोगों को बोर्ड पे नहीं देखना है, आप लोगों को मेरे साथ रिपीट करना है। देखिएगा, उदयपुर को हमने शिवी कह दिया, फिर हमने कहा कि मेवाड़ के अंतर्गत जो कुछ जिले आते हैं, उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, ये जिले हैं। इनको अब हम आपस में कनेक्ट करते करते उन जिलों का, उन क्षेत्रों का नाम पढ़ेंगे। मेवाड़ के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है भेंसरोडगढ़। तो भेंसरोडगढ़ जो है, भेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो ऊपर माल कहलाता था। क्या कहलाता था? भेंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र ऊपरमाल कहलाता था। गोगुंदा, राजसमंद और कुंभलगढ़ आता तो मेवाड़ में ही है ना। गोगुंदा उदयपुर में है, राजसमंद और कुंभलगढ़ जो है वो क्षेत्र है भोराट का पठार कहलाता था। भोमट का पठार कहलाता था डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर। जो हमारा सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, उसे हम भोमट का पठार कहते थे। और झालावाड़, प्रतापगढ़ और एमपी का कुछ क्षेत्र मालव प्रदेश कहलाता था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ प्रदेश कहलाता था। इससे ज्यादा क्लियर आप लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता, बाकी घर पे जाके आपको लर्न करना है। आगे देखिएगा, अलवर के आसपास का क्षेत्र मेव जाति के नाम पर था, इसलिए हमने इसे मेवात कहा। मैंने भी आपको समझाया कि अलवर के आसपास का क्षेत्र मेव जाति के लोग यहाँ निवास करते थे, इसलिए इसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम मेवात पड़ा। और उत्तरी अलवर को किस नाम से जाना जाता है? कुरु देश के नाम से जाना जाता है। ये हमने पहले के पॉइंट्स में क्लियर करा। प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के आसपास, आपको पता है माही नदी प्रतापगढ़ जिले से होकर गुजरती है, तो प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के आसपास के भूभाग को कांठल कहा जाता था, क्योंकि वह माही नदी के कांठे में स्थित था। अब क्या है, हमने देखा प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जहां माही नदी प्रवाहित होती है, तो माही नदी के आसपास के भूभाग को कांठल कहा जाता था, क्योंकि वह माही नदी के कांठे में स्थित था। अलवर को मेवात, उदयपुर को शिवी और प्रतापगढ़ जिले में माही नदी प्रवाहित होती है, इसलिए उसे कांठल कहा जाता था। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को जब मैं आपस में मिला दूं, सबसे नीचे के दक्षिणतम जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का बीच का भाग 56 कहलाता था। क्या कहलाता था? 56। मतलब डूंगरपुर के साथ जो हमने 3 जिले देखे कि डूंगरपुर के साथ में अगर बांसवाड़ा मिल गया तो बन गया आपके वागड़, और वहीं आपके बांसवाड़ा के साथ मिल गया प्रतापगढ़ तो बन गया 56। डिफरेंस समझ में आया? यहां है डूंगरपुर जो कि सबसे निम्नतम आपके दक्षिणतम जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आपस में मिल गया तो बन गया वागड़ जिले। लेकिन अगर बांसवाड़ा के साथ में मिल जाए आपका प्रतापगढ़, तो गढ़ जब बांसवाड़ा से मिलता है तो आपका बन जाता है 56। समझ में आ गया? समझने के तरीके हैं ये। चलिए आगे देखते हैं
कि सांभर तथा अजमेर के क्षेत्र को सपाद लक्ष कहते थे। इस क्षेत्र को साकंबरी भी कहा जाता था। अब हमने देखा कि जब हमने 41 जिलों की बात करी तो सांभर और अजमेर का जो क्षेत्र था, जिसे हम साकंबरी के नाम से जाना जाता है, तो पहले के समय में जो हमारा वैदिक काल था, उस समय में हम इसको सपाद लक्ष के नाम से जानते थे। ये पॉइंट हो गया क्लियर। प्रतापगढ़ के साथ बांसवाड़ा मिला तो हमने कहा 56 का मैदान या 56 का क्षेत्र हो गया। वहीं बांसवाड़ा के साथ डूंगरपुर को जब हमने देखा तो हमने कहा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जिसे आज के हम वागड़ कहते हैं, वही वागड़ का क्षेत्र महाभारत के काल में या वैदिक काल में जब हमारे जनपद हुआ करते थे, तब हमने उसको कहा व्याघ्रवाट के नाम से। ठीक है, चलिए। कोटा और बूंदी जिले का जो क्षेत्र है वर्तमान में, जो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये जो हमारा हाड़ौती का प्रदेश है, हाड़ौती का जो क्षेत्र है, इसका नाम जो है वो आप लोगों को पता है कि इसका नाम हारावती, जो शब्द आपने सुना होगा, चौहान जो थे, जो हाड़ा शाखा के जो चौहान थे, उनके नाम पर हमारे कोटा बूंदी जिले का नाम हाड़ौती प्रदेश पड़ा। लेकिन पहले के जो नाम था कि कोटा और बूंदी जिले के क्षेत्र जो पहले सपाद लक्ष के अंतर्गत ही थे, बाद में ये चौहानों की हाड़ा शाखा द्वारा शासित होने के कारण हाड़ौती कहलाने लगे। हाड़ौती जो है वो हारावती शब्द का ही अपभ्रंश है, यानी कि हमको ये याद रखना है कि हाड़ौती जो प्रदेश है उसे भी सपाद लक्ष के नाम से जाना जाता है। आज का जो अजमेर जिला है और उसके साथ में सांभर और नया जिला जो बना है ब्यावर, तो सांभर, अजमेर और ब्यावर का क्षेत्र जो है, जो साकंबरी जो माता का मंदिर भी वहां है, तो इससे पहले सपाद लक्ष कहा जाता था। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं 56 का मैदान या 56। और वहीं डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, जिसे हम वागड़ प्रदेश कहते हैं, पहले के टाइम में इसका प्राचीन भौगोलिक नाम था, वो था व्याघ्रवाट। अलवर के जो आसपास का क्षेत्र है जहां मेव जाति निवास करती है, उसे हमने कहा मेवात। ठीक है। प्रतापगढ़ जिला, मैंने आपको बताया प्रतापगढ़ जिला जिसमें माही नदी प्रवाहित होती है, उसके आसपास के क्षेत्र को कांठल कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि माही नदी के कांठल में, इस कांठे में स्थित था, इसलिए हमने इसका नाम दिया कांठल प्रदेश। आगे की जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे कल की कक्षा में। आज हमने ये देखा कि जो हमारे वर्तमान में जो नवीनतम 41 जिले हैं, उनका प्राचीन में क्या क्या नाम था या उनका भौगोलिक परिचय क्या था, किस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता था, है ना। तो कुछ जिले और बाकी बचते हैं, कुछ क्षेत्र और बाकी बचते हैं, जिसको हम कल मैप के थ्रू भरते हुए समझेंगे। आज हमने जिलों को याद किया, उनके पुराने और प्राचीन नाम देखे। कल हम ये देखेंगे कि जनपद क्या है, कितने जनपद हमारे भारत के अंतर्गत थे, उन जनपदों में कौन सा जनपद जो था वो हमारे राजस्थान में था। मैंने आपको बताया मत्स्य जनपद एक ऐसा था जिसका क्षेत्र, जैसे कुरु हो गया, है ना, शिवी हो गया, या हमारा ये जो क्षेत्र है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत आते थे। अब आज का आपका काम ये रहेगा, आपको 2 मैप लेने हैं ब्लैंक, और उन दोनों मैप्स में आपको सबसे पहले जिले भरने हैं। जिले भरने के बाद में जो जो क्षेत्र हमने आज देखे कि किसको प्राचीनतम समय में किस नाम से पुकारा जा रहा था, उनको आपको मैप में फिल करना है। ठीक है भाई, आपने योद्धे देख लिया, आपने थली देखा, मारवाड़ देखा, फिर आपने देखा गोडवाड़ क्षेत्र किसे कहते हैं, फिर आपने देखा मालानी क्षेत्र किसे कहते हैं, कांठल किसे कहते हैं, वागड़ क्षेत्र कौन सा होता है, इतना हमने कवर कर लिया है। यानी कि दक्षिणतम और ऊपर का उत्तर हमने कवर कर लिया है। कल हम बाकी जिलों के बारे में बात करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल की कक्षा में। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।